नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास में। मैं हूं विनीत मिश्रा, आपका ज्योग्राफी का मेंटर। हम कर रहे हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी। कल हमने क्लास की थी ज्योग्राफिकल थॉट की, आज हम करेंगे ज्योग्राफी में डुअलिज्म। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन जहाँ से फंसे हमें वही पढ़ना है। और देखिए पढ़ते सब हैं, मतलब सब पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे DU, BHU, JNU कहीं भी पढ़ रहे हो, सब पढ़ते हैं। और आपको भी पता है सभी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स में ज्योग्राफी की सीटें लिमिटेड हैं। कोई बहुत ज़्यादा सीटें कहीं भी 100+ सीटें कहीं भी नहीं है। सबसे कम JNU में 68 सीटें, उसके बाद फिर BHU और DU में दोनों जगह 96। EU में है सीटें 150 सीटें लगभग हैं EU में। तो EU को छोड़कर क्या बोलते हैं, CUET में तो EU है भी नहीं PG में। तो PG में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ CUET में हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सीटें क्या बोलते हैं, DU और BHU में ही हैं। तो उसको देखते हुए पढ़ते सब हैं और मेहनत सब करते हैं, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो टू द एग्जाम पॉइंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हो, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए हमसे। और जहां से हम जो पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन फंसे। पढ़ते हैं, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, मेहनत भी करनी है, साथ में स्मार्ट पढ़ाई भी करनी है। आज हम पढ़ेंगे डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। पढ़ते सभी हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत करनी है। गधे की तरह पढ़ते नहीं रहना है कि लगातार पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। गधे और घोड़े में फर्क होता है, इसीलिए तो गधा क्या है, लगातार मेहनत करता ही रहता है। जैसे कोल्हू का बैल, जानते हैं ना कोल्हू का बैल कैसा होता है। कोल्हू का बैल, कोल्हू पहले क्या होता था, जब पुराने समय में तेल क्या बोलते हैं निकाला जाता था तो बैल के आंख में पट्टी बांधी जाती थी और उसे क्या बोलते हैं एक जगह बांध दिया जाता था और गोल गोल एक रास्ते पर वो दिन भर घूमता रहता था और बैल को लगता था बहुत दूर चला आया वो, ठीक। और वही समझ लीजिए, पढ़ आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन ना होने का एक रीजन ये भी है। तो पढ़ना हमें सिर्फ वही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। डुअलिज्म इन ज्योग्राफी का अर्थ हो गया, ज्योग्राफी में जो दो तरह के क्या बोलते हैं थिंकर्स आए। जैसे कि सबसे पहला जिसमें है फिजिकल वर्सेस ह्यूमन। कुछ थिंकर्स आए जिन्होंने कहा ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं है। कुछ थिंकर्स ऐसे आए उन्होंने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी का कोई अस्तित्व नहीं है ज्योग्राफी में, ठीक। तो उसके बारे में जानेंगे और बाद में उसका कंक्लूजन जानेंगे, क्या वो सही थे, क्या उनके विचार सही थे, कैसा था, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे सिलेबस में है, ठीक। तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या था। ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड ब्रांचिंग द ज्योग्राफी। ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने भूगोल की शाखाएं बांटना शुरू किया। देखिए हमने जब पिछली क्लास की थी जियोग्राफिकल थॉट में तो वहां हमने सबसे पहले होमर को देखा। ग्रीक्स के जो ग्रीक से स्कॉलर थे होमर्स थे, होमर ने सबसे पहले ज्योग्राफी क्या बोलते हैं बताया कि हिस्ट्री का एक ब्रांच है, कुछ फ्लोटिंग डिस्क के शेप के बारे में बात की। धीरे धीरे ज्योग्राफी का विकास होता गया। अंत में फिर ऐसा समय आया कि ज्योग्राफी को एक साइंस का सब्जेक्ट मान लिया गया और उसे एक साइंस की तरह ट्रीट किया जाने लगा, ठीक। तो उसके बारे में देखते हैं हम। दूसरा क्या करा, एक इलियन चर्चिल सैंपल थे। ये क्या थे, अमेरिकन ज्योग्राफर थे। कहाँ के थे ये, अमेरिकन ज्योग्राफर थे, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के थे ये, ठीक। अमेरिकन ज्योग्राफर थे ये। और इनका एक स्टेटमेंट है क्या, मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, ठीक, इन सपोर्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो इसी सैंपल थे इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी का सपोर्ट किया। जैसा कि हमने डिटरमिनिज्म में क्या देखा, हम डिटरमिनिज्म में हमने देखा क्या बोलते हैं कि वहाँ जो पॉसिबिलिज्म है डिटरमिनिज्म का विरोध कर रहा है और क्या कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी सर्वोपरि है। वहाँ पर बैरोज का स्टेटमेंट क्या था कि मैन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इन्वायरमेंट, ठीक। तो वैसे ही इंडियन इसी सैंपल ने क्या कहा, इसी सैंपल ने, इलियन चर्चिल सैंपल इनका पूरा नाम था, इन्होंने बताया कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, मानव क्या है, पृथ्वी का उत्पाद है, ठीक। तो इसी सैंपल को याद रखिएगा कि इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी का सपोर्ट किया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, हटिंगटन थे। हटिंगटन कंसीडर्ड वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन एज प्राइम रीजन ऑफ फॉर शिफ्ट इन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए हटिंगटन भी थे, इन्होंने भी फिजिकल ज्योग्राफी को सपोर्ट किया और जो सिविलाइजेशन का शिफ्ट हुआ, यानी कि जैसे एंशिएंट पीरियड में हम देखते हैं हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता विलुप्त हो गई हैं, तो उनके विलुप्त होने का मेन रीजन क्या था, क्लाइमेट चेंज होना और वहाँ के रीजनल ज्योग्राफी में बदलाव आना, फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ भू आकृति के स्वरूप में बदलाव आना, वहाँ के क्लाइमेट में बदलाव आना, वेजिटेशन में बदलाव आना, उनके विलुप्त होने का मेन रीजन यही बताया उन्होंने। किसने, हटिंगटन का स्टेटमेंट था। ये भी क्या थे, फिजिकल ज्योग्राफी के
सपोर्टर थे। उसके बाद आता है हर्बस्टोन। हर्बस्टोन क्या कहते हैं? हर्बस्टोन, रेडजेल और सम जोग्राफर सपोर्टेड द फिजिकल जोग्राफी। देखिए रेडजेल, फेडरिक, इनका पूरा नाम है फेडरिक रेडजेल। क्या नाम है? फेडरिक रेडजेल। फेडरिक रेडजेल कहाँ के थे? जर्मन थे, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से बिलोंग करते थे। देखिए जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी टर्म का मतलब है कि जर्मनी के थे और जर्मन के जियोग्राफिकल थॉट के भाग से पार्ट थे, भाग थे उन्हीं के। तो वहां पर कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है तो वहां से क्या बोलते हैं, बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं। एक स्टेटमेंट है, एक कहने का तरीका है कि जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से बिलोंग करते थे। जैसे एक ज्योग्राफर्स का एक ग्रुप हो गया, जैसे इंडियन ज्योग्राफर्स में आप किसी को ले लेंगे, आर.एल. सिंह, एस.एस. भाटिया, किसी को भी ले लेंगे तो एक ग्रुप बना देंगे उनका, सविंदर सिंह का, तो कहेंगे इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो जब हर्बस्टोन और रेडजेल किसके थे समर्थन? फिजिकल ज्योग्राफी के समर्थक थे। ठीक, उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के समर्थन कौन कौन में था? ह्यूमन ज्योग्राफी, देखिए मेन चीज सबसे पहला है ह्यूमन ज्योग्राफी बात किस पे करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी बात करता है, क्या बोलते हैं, मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वायरमेंट। सबसे पहला तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वायरमेंट। ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ इम्पैक्ट एंड बिहेवियर ऑफ पीपल एंड हाउ दे रिलेट टू द फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि मानव किस प्रकार से, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है या इन्वायरमेंट मानव को प्रभावित करता है, उसके सेटलमेंट किस प्रकार से होते हैं, इन सब के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी बताता है। जैसा कि आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न पीरियड ऑफ ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम पहला यूनिट पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल थॉट, दूसरा पढ़ते हैं पॉपुलेशन, उसके बाद सेटलमेंट, कल्चरल ज्योग्राफी, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ह्यूमन ज्योग्राफिक सपोर्टर कौन कौन थे? स्ट्रैबो रिटर कंसीडर्ड मैन एज एजेंट। स्ट्रैबो और रिटर ने क्या कंसीडर किया? मैन एज एन एजेंट हु ब्रिंग्स चेंज इन लैंडस्केप। मतलब जो भूभाग में परिवर्तन है उसमें जो लाते हैं, उसका मेन एजेंट कौन है? मनुष्य को माना गया है। किन्होंने माना है? कार्ल रिटर। ये भी कार्ल रिटर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक, कार्ल रिटर जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से बिलोंग करते थे। स्ट्रैबो कहाँ के थे? स्ट्रैबो रोमन स्कॉलर थे। ठीक, याद रखिएगा इन दोनों को। और ये दोनों किसका समर्थन किए थे? ये दोनों ह्यूमन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का समर्थन किए थे, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का। हाँ, एक चीज और, ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर के बारे में जब मैंने आपको बात किया था लास्ट लेक्चर में, तो किसको बताया था? यीफू तुआन थे। कौन थे ये यीफू तुआन? ये थे चाइनीज ज्योग्राफर थे, चाइनीज स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? चाइनीज स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी का वेश रखा था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। एक थे कौन? वाइडल डी लाब्लेज, मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन की एक थ्योरी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को लेके, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, सेटलमेंट से रिलेटेड है ये। कहाँ पर सेटलमेंट किस प्रकार से पाए जाते हैं उसके बारे में है ये, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। ठीक, सेटलमेंट्स को लेके ये थ्योरी इनकी है, किसकी? मार्क जेफरसन की। वाइडल डी लाब्लेज, मार्क जेफरसन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी का सपोर्ट किया। किसके तुलना में? फिजिकल ज्योग्राफी के, कि फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा ह्यूमन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद फिर सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये किसकी है? क्रिस्टेलर की है। आगे हम जब पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्या। दरअसल सेंट्रल प्लेस थ्योरी बात करती है, क्या बोलते हैं, किस तरीके से एक शहर को होना चाहिए। तो एक थे क्रिस्टेलर, तो क्रिस्टेलर ने क्या किया, एक सीरीज क्या बोलते हैं 1 2 3 4 करके एक सर्कल बनाया। ठीक, ऐसे करके इन्होंने सर्कल में क्या बोलते हैं 7 जोन बनाए। तो 7 जोन में हर जोन को बांटा, जैसे कि एक अंतिम जो उनका 7वां जोन था, उन्होंने बताया कि 7वें जोन में रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स, यानी कि जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो 7वें जोन से होगा, यानी कि सबसे अंतिम जोन से होगा। किसी की सिटी के सेटलमेंट के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में बताया। उसके बाद थे प्राइमेट सिटी, मार्क जेफरसन की, जैसा कि हमने बताया, एंड द सिविलाइजिंग रेल थ्योरी ऑफ मार्क जेफरसन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के समर्थन में क्रिस्टेलर भी थे, मार्क जेफरसन थे, और इसके समर्थन में उन्होंने बहुत सारी
थ्योरीज भी दी किस कौन सा सेटलमेंट किस प्रकार का होना चाहिए और उसके बारे में नियम भी बताए। ठीक, ये डुअलिज्म हो गया। उसके बाद रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, दूसरा डुअलिज्म क्या है, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या था, देखिए सबसे पहले रीजनल ज्योग्राफी की जब बात आती है तो रीजनल ज्योग्राफी का क्या बात किया जाता है, इन रीजनल ज्योग्राफी के फादर को वरेनियस को माना जाता है। लेकिन सबसे पहला टर्म रीजनल ज्योग्राफी किसने दिया था, बताइए जल्दी से। ह्यूमन लेड हमबोल्ट थे। हमबोल्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इन हिज बुक ऑफ कॉस्मोस। अपनी एक बुक थी, हमबोल्ट की बुक कौन है, कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी एक बुक भी है। कब, जब हमने लास्ट लेक्चर किया था, कॉस्मोलॉजी किसकी बुक है बताइए जल्दी से, कॉस्मोलॉजी बुक किसकी बुक है, हमने लास्ट लेक्चर किया जब जियोग्राफिकल थॉट का, तो कॉस्मोलॉजी एक बुक थी, किसकी थी, एनेक्जीमेंडर की थी। किसकी थी, एनेक्जीमेंडर की, जिन्होंने उन्होंने ये अपनी बुक में किसके बारे में बात की थी, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात की थी। लेकिन हमबोल्ट ने अपनी बुक कॉस्मोस में किसके बारे में बात की है, रीजनल ज्योग्राफी के बारे में, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बारे में बात की है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अब दरअसल है क्या, देखिए हमने फिजिकल तो समझा, हमने ह्यूमन तो समझा, लेकिन सिस्टमैटिक और रीजनल क्या है ये समझते हैं हम। देखिए, बाय फर्स्टली वरेनियस लेड द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। देखिए टर्म खोजा था हमबोल्ट ने और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को फाउंडेशन दिया था वरेनियस ने। वरेनियस का पूरा नाम था बर्नार्ड वरेनियस। क्या था, बर्नार्ड वरेनियस। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी डील्स विथ ह्यूमन इन्वायरमेंट आर द ह्यूमन पॉपुलेशन एज पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, वेजिटेशन एज कॉन्टिनेंट वाइज। क्या करता है, देखिए सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या करता है, सिस्टम से यानी कि सारी चीजों को एक क्रम से क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करता है। किस प्रकार से एक सेटलमेंट डेवलप हुआ है, किस प्रकार से कोई सेटलमेंट बना है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। देखिए क्लाइमेट जैसा होगा वेजिटेशन भी उसी प्रकार का होगा, लोगों का कल्चर भी उसी प्रकार से होगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो लोग क्या बोलते हैं, टी शर्ट में नहीं घूमेंगे, ठंड वाले कपड़े पहनेंगे, तो कल्चर भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा। तो एक पूरे श्रेणी की बात की, सीरीज की बात की, और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वही, रेनफॉल बारिश होगी तो कल्चर कैसा होगा, वेजिटेशन एंड कॉन्टिनेंट वाइड, पूरा कॉन्टिनेंट की बात की। सिस्टमैटिक में क्या कि उन्होंने एक रीजन को ना लेकर के पूरे कॉन्टिनेंट की, होल की बात की। यानी कि जैसे एक पूरे 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में एक एक कॉन्टिनेंट के पूरे कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट के बारे में बात किया गया। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट के बारे में बात किया गया। वहीं रीजनल ज्योग्राफी में क्या किया गया, रीजनल ज्योग्राफी में ओन मतलब कोई एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात किया गया कि ज्योग्राफी, जैसे हमने पिछली क्लासेज में देखा ज्योग्राफिकल थॉट की, वहाँ पर कुछ ग्रीक स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्या कहा, ज्योग्राफी क्या है, स्पेसिफिक प्लेस का है, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस का भूआकृति कैसा है, भौतिक स्वरूप कैसा है, ज्योग्राफी वो है। लेकिन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी ने कहा या हमबोल्ट और वरेनियस ने बताया कि क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी किसी एक स्पेसिफिक प्लेस का नहीं है, ज्योग्राफी का क्या है, बहुत वास्ट एरिया है, पूरा कॉन्टिनेंट का पूरा क्लाइमेट सिस्टम और वेजिटेशन पूरा है। तो उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी के बारे में हम देखते हैं। रीजनल ज्योग्राफी में क्या था, रीजनल ज्योग्राफी इट स्टडी ऑफ द जियोग्राफी ऑफ रीजन्स। जो रीजनल ज्योग्राफी है, जियोग्राफी ऑफ रीजन्स मतलब एक स्मॉल एरिया, जैसे क्या बोलते हैं आप, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन क्या हो गया, एक रीजनल ज्योग्राफी का एरिया हो गया। यानी कि हम इंडिया के किसी एक भूभाग के बारे में बात करें तो रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। हम क्या क्या बात करेंगे, वहाँ के लैंडस्केप, वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब किसी एक होल कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे तो हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का मतलब हो गया पूरे कॉन्टिनेंट में कितने प्रकार के क्लाइमेट, कितने प्रकार का कल्चर और कितना वेजिटेशन किस प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद फिर इसके समर्थन कौन कौन थे, रिचर्ड हार्टसोन ने अपनी किताब में क्या बताया, नेचर ऑफ ज्योग्राफी डिक्लेयर्ड दैट एसेंस ऑफ ज्योग्राफी इज रीजनल ज्योग्राफी। उन्होंने अपनी किताब में बताया जो ज्योग्राफी का स्वरूप है वो किस पे है, सिर्फ मेनली रीजनल ज्योग्राफी पर है। किसने कहा था, रिचर्ड हार्टसोन ने। उसके बाद कार्ल रिटर ने क्या कहा, कार्ल रिटर ने सपोर्ट किया किसका, रीजनल ज्योग्राफी का, और एक स्टेटमेंट दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या स्टेटमेंट दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, याद करिएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा, देखिए सबसे पहली चीज आप एक बात ये समझिए,
देखिए, ना तो फिजिकल क्या बोलते हैं, केवल ज्योग्राफी क्या बोलते हैं ज्योग्राफी है, ना तो केवल ह्यूमन ज्योग्राफी ज्योग्राफी है, ना तो केवल क्या बोलते हैं रीजनल ज्योग्राफी या फिर सिस्टमैटिक ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी है। ये सारी की सारी क्या है, ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं। ये सारी डिबेट चली कहाँ, ये सारी डिबेट चली जब नए स्कॉलर्स आए मॉडर्न पीरियड में, या कह लीजिए पोस्ट मॉडर्निज्म इरा। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये हुआ क्या बोलते हैं कि भाई नए नए स्कॉलर्स आए, सब अपने अपने जगह से अपने अपने हिसाब से उन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन किया, तो अपने हिसाब से उन्होंने ज्योग्राफी को बताया। जैसे कि देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी केवल क्या है, उन्होंने जब फिजिकल ज्योग्राफी की वकालत की जिन स्कॉलर्स ने, उन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफी है मेनली फिजिकली है, ठीक, इन्वायरमेंटली है, मेन केवल भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी ही ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी या उससे अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी में केवल ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी ना करके ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है। अब किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ने से वहाँ के क्लाइमेट और वेजिटेशन या फिर क्या बोलते हैं वहाँ की डेंसिटी और उसके लैंडस्केप पर भी प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे किसी एरिया की डेंसिटी पॉपुलेशन पहले कम थी, तो वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे क्या बोलते हैं पेड़ थे, जंगल थे। पॉपुलेशन बढ़ी, पेड़ों को काट कर घर बनाए गए, फिर पॉपुलेशन और बढ़ गई, पेड़ों को काटकर खेत बनाए गए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो प्रभाव किस पर पड़ा, ज्योग्राफी भूगोल पर ही तो प्रभाव पड़ा, उस स्पेसिफिक जगह पर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है जब रीजनल की, ठीक, जब बात आती है रीजनल और सिस्टमैटिक की। देखिए रीजनल क्या है, जैसे कोई आप एक बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, ठीक, जैसे आप कोई बहुत बड़ी चीज, जैसे आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसका सिलेबस जानना एक रीजनल ज्योग्राफी हो गई, और उसको पूरा पढ़ना वो क्या हो गया, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हो गया। कैसे, देखिए रीजनल ज्योग्राफी में आप एक स्पेसिफिक के वही क्या बोलते हैं एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, वही एलिमेंट्स जो आप सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में पूरे कॉन्टिनेंट के जानेंगे। जैसे कि आप किसी एक स्पेसिफिक जगह का, सदर्न इंडिया का, अगर आप वहाँ पर रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो आप उसके रीजन के बारे में किस प्रकार का यहाँ का क्लाइमेट है, किस प्रकार का वेजिटेशन है, किस प्रकार का कल्चर है, लैंग्वेज क्या है, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, सेटलमेंट किस प्रकार का है, कौन सी ट्राइब है क्या, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब वही कॉन्टिनेंट पे जाएंगे तो वहां भी तो सेम होगा कि इस कॉन्टिनेंट में कितने प्रकार के क्लाइमेट हैं, कौन सा वेजिटेशन है, कितने प्रकार के ह्यूमन रेसेस हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बात वहीं पर होती है, यानी कि ये सब क्या है, कोई अलग एस्पेक्ट्स नहीं है ज्योग्राफी के, सब क्या है, सेम है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए क्या है, आज मॉडर्न ज्योग्राफी में सभी को ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में बांट दिया गया है। उसके बाद सब में क्या बोलते हैं, अलग अलग उनके एस्पेक्ट्स हैं और उसके बारे में बात की गई है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ज्योग्राफी कोई ह्यूमैनिटीज या साइंस का स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी बहुत है। ज्योग्राफी इतना आसान भी नहीं है और न उतना हार्ड भी नहीं है। देखिए ज्योग्राफी में सब कुछ आता है, जैसा कि हमने शुरुआती क्लासेज में लिया था तो बताया था, ज्योग्राफी में सब कुछ आता है एक तरफ से। तो अच्छे से ध्यान से समझिए इसको। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए दोनों क्वांटिटेटिव कर दिए हैं, इसको सही करते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। असली खेल यहां से शुरू होता है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टर्म ऐसे आए। दरअसल क्या हुआ कि ज्योग्राफी में एक इरा ऐसा आया, एक इरा मतलब कि ये 14, 15, 16 सेंचुरी का इरा ऐसा आया कि उस इरे में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में केवल क्या होने लगा, थ्योरी होने लगा, केवल थ्योरी की बातें होने लगी। वहां पर किसी भी प्रकार का ना कोई प्रैक्टिकल था, ना कोई भौतिक स्वरूप की चर्चा होती थी, बस कहानियां। ज्योग्राफी में क्या हो रही थी, कहानियां हो रही थी। तो इन्होंने क्या, ये दो अप्रोच ऐसे है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का अर्थ ये हो गया कि जो थ्योरीज हैं ज्योग्राफी में केवल वही ज्योग्राफी से हैं, ज्योग्राफी से हैं। और क्वालिटेटिव का हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो थ्योरी का ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि प्रैक्टिकल्स, ज्योग्राफी में जो प्रैक्टिकल्स हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लॉज हैं, यानी कि जो नियम्स हैं, उन सब के बारे में बात की जानी चाहिए। तो एक समय ऐसा आया कि जब बहुत ज्यादा थ्योरी की बात होने लगी तो क्वालिटेटिव अप्रोच आया, किसके अपोजिट में, क्वांटिटेटिव अप्रोच के अपोजिट में क्वालिटेटिव अप्रोच आया। तो इन दोनों को दो भागों में बांट दिया गया। उसके बाद डुअलिज्म
से इसकी तुलना की गई। जैसे कि हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यूजुअली इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा थे, प्रैक्टिकल्स नहीं थे, यानी क्वांटिटेटिव की जब बात हुई। उसके बाद कह रहा है इट यूज टू फॉर्मुलेट थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, यानी कि जितनी भी थ्योरी जितनी भी हाइपोथेसिस हैं, चाहे कोई भी ड्रिफ्ट की थ्योरी हो, विग्नर की टेक्टोनिक थ्योरी, कोई भी थ्योरी आती है कहाँ किसके अंदर आती है, यहाँ पर ह्यूमन रीजनल या सिस्टमेटिक की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किसी भी ज्योग्राफी की जो थ्योरीज हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंतर्गत आएंगी। ठीक, इट यूज टू फॉर्मुलेट थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, इट टेंड्स टू बी सब्जेक्टिव, इंडक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड थ्योरेटिकली। देखिए क्वांटिटेटिव में क्या क्या आ रहा है, ये सब्जेक्टिव होगी, अप्रोच कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। कैसा अप्रोच होगा, इंडक्टिव अप्रोच होगा। ज्योग्राफी में कोई भी चीजें उस समय थी डिस्क्रिप्टिव की जाती थी, थ्योरेटिकली ज्यादा की जाती थी, कहानियां ज्यादा थी, लेकिन ज्योग्राफी क्या है, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, जहां पर थ्योरीज तो होनी चाहिए, रूल्स तो होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स भी होना चाहिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर क्या आया, इट डिपेंड्स ऑन करेस्पॉन्डेंस ऑफ एविडेंसेज अक्रॉस द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो वर्ल्ड के जो भी थ्योरीज आए उनके एविडेंसेज भी रहें साथ में, केवल वो थ्योरीज एजम्पशन पर ना होकर के एविडेंसेज के साथ रहें, तभी वो ज्योग्राफी में ऐड की जाएंगी या मानी जाएंगी। तो क्या हुआ, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया। और इसके ठीक उलट आया क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच क्या था, डिडक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था, उसका डिस्क्रिप्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव था, थ्योरेटिकली ना होकर के प्रैक्टिकली था। ठीक, इसका उलट था। इसके बाद हम देखेंगे आइडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक अप्रोच, वहां भी जानेंगे। ये देखते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव कह रहा है इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय नो और कैन बी प्लेस्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। इंफॉर्मेशन नंबर, ये नो होकर के ना होकर के ये क्या है, नंबर है, बाई नंबर। जैसा कि वहां हमने देखा सब्जेक्टिव था, तो यहाँ क्या था कि इंफॉर्मेशन कैन बी, देखिए जैसे कि ज्योग्राफी में जब यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है वो क्या है, ज्योग्राफी तो ही तो है। कैसे ज्योग्राफी है सर, ज्योग्राफी ऐसे है, वो मानव के ही विकास पर तो बात कर रहा है। मानव का विकास का क्या मतलब हुआ, मानव का जीवन स्तर कैसा है, सेटलमेंट ज्योग्राफी में आएगा कि घर अच्छा बना है, तो वही मानव का स्तर हुआ। उसके बाद करेगा भूखमरी इंडेक्स का बात करेगा, हंगर इंडेक्स जो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यूएनडीपी का, वो भी तो इसी पे बात करता है। तो वो किस में आएगा, क्वालिटेटिव अप्रोच में आएगा, यानी कि नंबर्स में, यानी इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन नंबर्स। ये भी अप्रोच क्या था, अपनी जगह सही था, लेकिन ज्योग्राफी में सारी की सारी चीजें नंबर से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं, थ्योरी भी होना जरूरी है। उसके बाद कैन बी प्लेस्ड इनटू द स्पेसिफिक कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद क्या था क्वालिटेटिव अप्रोच का सपोर्ट में, इट यूज टू प्रूव थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। इसका कहना था जितनी भी थ्योरीज और हाइपोथेसिस ज्योग्राफी में है उनको सिद्ध किया जाना चाहिए, वो केवल थ्योरीज एजम्पशन करके या पास करके या उसके प्रति उत्तर में उत्तर देके नहीं मान लेनी जानी चाहिए, उन्हें ज्योग्राफी में नहीं ऐड कर देना चाहिए। उसके बाद क्या था, अप्रोच इज ऑब्जेक्टिव। अप्रोच कैसा था, ऑब्जेक्टिव था या डिडक्टिव या फिर प्रैक्टिकली था। जितने भी इंडेक्स आते हैं कैसे आते हैं, उनकी पहले सर्वे किया जाता है तभी तो आते हैं। और सर्वे किस हिसाब से होता है, जैसे जनगणना होती है वैसे ही तो सर्वे होता है किसी भी चीज का, तो बस उसी की बात हो रही है। और इसका एम्स क्या था, एम्स डिडक्टिव आर टेस्टिंग द डाटा टू मेक जनरलाइजेशन, मतलब इसका उद्देश्य सामान्यीकरण करने के लिए डेटा का निगमन या परीक्षण करना है। देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन भाई बात सीधी सी ये है, अगर ज्योग्राफी में केवल क्वांटिटेटिव का अप्रोच का विकास होता, यानी कि केवल थ्योरीज और हाइपोथेसिस का विकास होता, तो ज्योग्राफी का आज जो स्थान है वो स्थान नहीं होता, वो केवल एक हिस्ट्री की तरह कहानियां बनकर रह जाती। या फिर क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव सिर्फ प्रैक्टिकल्स और नंबर्स का विकास होता, तो भी क्या बोलते हैं, जो आजकल सेटलमेंट्स हैं, जो एक आती है वेबर की लोकेशन थ्योरी, उससे समझिए आप वेबर की लोकेशन थ्योरी क्या कहती है। यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच का इंपॉर्टेंस समझिए। वेबर की थ्योरी कहती है कि जो कोई भी इंडस्ट्री लोकेशन थ्योरी जो है वो किस पे बिलीव करती है, वो बिलीव करती है, क्या बोलते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन पर बिलीव करती है।
कहती है वेबर की थ्योरी उसके अनुसार कि किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन वहां होना चाहिए जहां से रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो पाए और जो रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बने उस सबसे नज़दीक कोई मार्केट से या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम पड़े। ठीक, तो उसके कहने का मेन कारण ये था, थ्योरी का जो मेन रीजन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम जहां हो, किसी भी इंडस्ट्री लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान वही होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक आने हो और चाहे इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने हो, फिर भी क्या हो, डिस्टेंस बहुत कम हो, इसलिए इंडस्ट्री वहां लगानी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इससे ही हमें इंडस्ट्री कहीं भी लगाने की एक थ्योरी पता चली। लेकिन इसीलिए तो क्वांटिटेटिव अप्रोच इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यही क्या बोलते हैं क्वालिटेटिव के बारे में बात की जाए, यानी कि नंबर्स के बारे में, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, यूएनडीपी का, अब भाई जब मानव विकास डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं जारी होगा तो यूएन डेवलपमेंट जो पैसा आएगा, फंड आएगा, उसके पास वो खर्च कैसे करेगा किसी कंट्री को, जब तक वहाँ का सर्वे नहीं कराएगा कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे है, तो यहाँ हमें फंडिंग करनी चाहिए, लोगों को उनके बेसिक सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए। या किसी भी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके यहाँ के लोग किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, क्या हैं, तो उसका भी इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी में, दोनों का इम्पोर्टेंस है। देखते हैं आगे हम, क्वांटिटेटिव हो गया, उसके बाद देखते हैं आइडियोग्राफिक वर्सेज नोमेथेटिक। आइडियोग्राफिक वर्सेज नोमेथेटिक का अप्रोच का क्या अर्थ है, देखिए आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, आइडियोग्राफिक अप्रोच है प्राइवेट और ओन, मतलब कि केवल सिंगल की बात करता है, मतलब केवल जब ज्योग्राफी की बात की जानी चाहिए तो किसी एक स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में, जैसा कि पीछे हमने देखा। और नोमेथेटिक क्या करता है, लॉज की बात करता है, ज्योग्राफी में थ्योरी तो है ही लेकिन लॉज होने चाहिए। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है। और ये कैसा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। कैसा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यानी सब्जेक्टिव है ये। और नोमेथेटिक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये याद रखिएगा, लास्ट ईयर 2023 में नोमेथेटिक का असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, नोमेथेटिक अप्रोच इज बिलीव इन लॉज, और दो रीजन क्या था, रीजन क्या दिया था, रीजन ये दिया था कि जितने भी ज्योग्राफी में थ्योरीज हैं वो क्या है, उन्हें प्रूव किया जाना चाहिए, उन्हें लॉज रूल के हिसाब से प्रतिपादित किया जाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आइडियोग्राफिक ग्रीक वर्ड मीनिंग प्राइवेट आर ओन, आइडियोग्राफिक अप्रोच इज यूनिक। ठीक, सबसे पहला टर्म ये देखिए यूनिक, यूनिक का मतलब स्पेसिफिक हो गया। और नोमेथेटिक क्या है, यूनिवर्सल अप्रोच है। क्या है, यूनिवर्सल, ये सबकी बात करता है, किसी वो एक जगह स्पेशल की बात नहीं करता है। उसके बाद क्या कह रहा है, बसेज ऑन बेसेज ऑफ, ये बेस ऑन सब्जेक्टिव फिनोमिना लाइक क्वालिटेटिव ज्योग्राफी। जो आइडियोग्राफिक ज्योग्राफी है उसका बेस क्या है, क्वालिटेटिव ज्योग्राफी की तरह क्या है, बेस है। ठीक, एक सेकेंड, कंफ्यूजन हो रहा है। ये होगा क्वालिटेटिव, वो होगा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटी, देखो इसको ऐसे समझिए, क्वांटिटी मतलब संख्या और क्वालिटी मतलब कौन कितना अच्छा है। तो संख्या की बात आएगी तो नोमेथेटिक होगा, और जब क्या बोलते हैं संख्या या रूल की बात आएगी तो नोमेथेटिक होगा। लेकिन जब थ्योरी और ओन की बात आएगी तो क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो क्वांटिटेटिव यानी कि संख्या, क्वांटिटी यानी मात्रा, और क्वालिटेटिव क्या हो गई, आइडियोग्राफिक हो गई। तो इसका जो बेस है, आइडियोग्राफिक ज्योग्राफी का जो बेस है क्या है, अब सब्जेक्टिव फिनोमिना है, लाइक क्वालिटेटिव की तरह। इसके समर्थन में कौन कौन थे आइडियोग्राफिक ज्योग्राफी के, कांट, हिटनर, हार्टसोन कंसीडर्ड एज ज्योग्राफी एज ऑन आइडियोग्राफिक साइंस। देखिए ज्योग्राफी को क्या कहा इन्होंने, आइडियोग्राफिक साइंस के तौर पर कहा इन्होंने। उसके बाद क्या कहा, हार्टसोन सेड नाइफ साइंस। ज्योग्राफी को नाइफ साइंस किसने कहा, हार्टसोन। किसके समर्थन में, आइडियोग्राफिक ज्योग्राफी के समर्थन में, यानी यूनिक होने के समर्थन में। उसके बाद क्या कहा, इट इज
इंडक्टिव अप्रोच। आइडियोग्राफिक क्या है? इंडक्टिव अप्रोच है। और नोमेथेटिक क्या है? डिडक्टिव अप्रोच है। तो याद रखिएगा, फिर से देखिए, डिडक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव है, लॉज के बारे में बात करता है, उसके बाद फिर क्या करता है, क्या है ये, क्वांटिटेटिव है, यानी संख्या को लेकर है। ठीक, तो ये टर्म कितने हो गए? 4 टर्म हो गए, चारों याद रखिएगा। क्या? नोमेथेटिक इज डिडक्टिव अप्रोच, नोमेथेटिक इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नोमेथेटिक टॉक्स अबाउट लॉज, नोमेथेटिक टॉक्स अबाउट क्वांटिटेटिव। ठीक, उसका इट डिस्क्राइब द लॉज, एक्सप्लेन टाइप्स और कैटेगरीज, ऑब्जेक्टिव फिनोमिना और डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, उसके बाद सिमिलर टू क्वांटिटेटिव अप्रोच। उसके बाद क्या करा? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। देखिए, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इसके अंदर क्यों आएगी? क्योंकि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी भी एक होल कॉन्टिनेंट की बात करती है, यानी यूनिवर्सल बात करती है। और आइडियोग्राफी ओपेक, यूनिक, यानी रीजनल ज्योग्राफी के जैसा है। तो अगर आपको आपसे पूछ लिया जाए रीजनल ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, तो आइडियोग्राफिक अप्रोच है उसका, या आइडियोग्राफिक नेचर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Humboldt and Sever laid the stress on the systematic geography and formulate the laws, diffusion law, location theory and many others। जैसा कि मैंने आपको पीछे, ये लोकेशन थ्योरी वही वेबर वाली है जो मैंने आपको पीछे समझाया। डिफ्यूजन लॉ है पॉपुलेशन डिफ्यूजन को लेके। ठीक, क्या है ये? पॉपुलेशन के डिफ्यूजन को लेके और उनके माइग्रेशन को लेके। चलिए, पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो ज्योग्राफी में थे उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव था पॉजिटिविज्म। ज्योग्राफी में पूरे जितने भी थ्योरीज होने चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि उनका अप्रोच कैसा होना? पॉजिटिव, यानी बात उसमें क्या भी थ्योरीज हो, पॉजिटिव थ्योरी होनी चाहिए थी। लेकिन इट इज अ डिडक्टिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच। देखिए, यहाँ पर भी डिडक्टिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात हो रही है। ठीक, कंसीडर ओनली ऑथेंटिक नॉलेज इज साइंटिफिक नॉलेज। पॉजिटिविज्म के अनुसार केवल ऑथेंटिक नॉलेज क्या है? साइंटिफिक नॉलेज है। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कंफ्यूज मत होइए। देखिए, क्वांटिटेटिव मतलब संख्या, संख्या मतलब नोमेथेटिक, यानी कि क्वांटिटेटिव, नोमेथेटिक, पॉजिटिविज्म एक ही धारा की विचारधाराएं हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? ये कंसीडर कर रहा है ओनली ऑथेंटिक नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि जो प्रूव्ड नॉलेज है वही केवल ज्योग्राफी में होनी चाहिए थे। उसके बाद क्या कर रहा है? रिफ्यूजिंग एवरी फॉर्म ऑफ मेटाफिजिक्स, यानी कि किसी भी प्रकार का जो क्या बोलते हैं एजम्पशन है, यानी कि जो बिना किसी प्रूफ के किसी भी प्रकार का एजम्पशन है उसका खंडन करता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? पॉजिटिविज्म। उसके बाद क्या करता है? स्टडी, ज्योग्राफी को स्टडी कैसे करता है पॉजिटिविज्म? साइंस के तौर पर। और क्या करता है? नॉलेज इज लिमिटेड टू द फैक्ट्स। नॉलेज क्या है? ज्ञान क्या है? पॉजिटिविज्म के अनुसार ज्ञान सीमित है। दैट कैन बी ऑब्जर्व ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, जो किसी दो तथ्यों के बीच के संबंध को दर्शाया जा सके। तो इसे इम्प्रिसिज्म भी कहा गया। किसको? पॉजिटिविज्म को। पॉजिटिविज्म को भी क्या कहा गया? इम्प्रिसिज्म भी कहा गया। उसके बाद फिर बियाना सर्कल इज रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म। बियाना सर्कल क्या है? एक ऐसे ज्योग्राफर्स का ग्रुप जो पॉजिटिविस्ट थे, यानी पॉजिटिविज्म के समर्थक थे। पॉजिटिविज्म या फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। ठीक, इसको याद रखिएगा। यानी क्या है ये? नोमेथेटिक अप्रोच है पॉजिटिविज्म। यहीं से क्वेश्चन आपका उठेगा एसर्शन रीजन का। नोमेथेटिक अप्रोच है, तो यहीं पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे कौन सा नोमेथेटिक कौन सा है उसके बारे में। तो अच्छे से समझिए और अच्छे से स्लाइड को पढ़िएगा। बिहेवियरिज्म ये डेवलप हुआ था अगेंस्ट पॉजिटिविज्म के। इसका मानना क्या था? आइडियोग्राफिक मानना था, यानी कि क्वालिटी के ऊपर बात किया। बिहेवियरिज्म ह्यूमन ज्योग्राफी का सपोर्टर था। ठीक, डेवलप्ड अगेंस्ट पॉजिटिविज्म। क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि कौन सा पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट डेवलपमेंट हुआ? तो किसका डेवलपमेंट हुआ था? बिहेवियरलिज्म का। ठीक, नोट कर लीजिएगा। बिहेवियरिज्म क्या करता है?
मैन और मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को बताता है। क्या है ये? इंडक्टिव अप्रोच है, जैसा कि वो डिडक्टिव अप्रोच था। तो इंडक्टिव मतलब क्या हो गया? आइडियोग्राफिक हो गया, आइडियोग्राफिक हो गया, या फिर क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, या फिर कह लीजिए सब्जेक्टिव हो गया। थ्योरीज को रिलेशन करता है ये, और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करता है और कहता है ह्यूमन क्या है? रेशन है, ह्यूमन रेशनल है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। डिसीजन मेकिंग, मैन इज अ रेशनल, और ये बात करता है मैन के डिसीजन मेकिंग पावर पर। ठीक, ये मनुष्य के डिसीजन मेकिंग पावर पर बात करता है। कौन बात करता है? बिहेवियरिज्म। और क्या करता है? एन इंडिविजुअल मोर इंपॉर्टेंट देन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यही आइडियोग्राफिक की बात आ गई ना, यानी यूनिकनेस, ओन या प्राइवेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि किसी भी क्या बोलते हैं पार्टी में कोई एक इंडिविजुअल होगा जो पूरी पार्टी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक, किर्क एम्फसाइज, किर्क क्या थे? एक जोग्राफर थे। एम्फसाइज बिहेवियरलिज्म अप्रोच इन ज्योग्राफी, यानी कि जो बिहेवियरल अप्रोच था उसे किर्क ने एम्फसाइज किया या इंट्रोड्यूस किया ज्योग्राफी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा जो बिहेवियरलिज्म था वो क्या था? वो पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट में आया था। ठीक, चलिए आ गए ह्यूमनिज्म पे। ह्यूमनिज्म क्या था? ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी डेवलप्स एज अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ये भी पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट में आया और सपोर्ट में किसके था? बिहेवियरलिज्म के सपोर्ट में था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिज्म। सपोर्टेड बिहेवियरलिज्म। ठीक, और क्रिटिसिज्म अगेंस्ट किसके था? पॉजिटिविज्म के और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के, यानी मात्रात्मक यानी संख्यात्मक जो रिवॉल्यूशन था उसके बारे में था, यानी नोमेथेटिक अप्रोच के अगेंस्ट था। उसके बाद क्या कहता है? इट इज अबाउट पीपल एंड फॉर द पीपल। जैसा कि वो मार्टिन लूथर का वो नहीं है, डेमोक्रेसी को लेके क्या बोलते हैं स्टेटमेंट? डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल बाय द पीपल करके स्टेटमेंट है, तो वही है। ह्यूमनिज्म भी उसी के बारे में बात करता है। इट इज अबाउट एंड फॉर द पीपल, या लोगों के लिए और लोगों के बारे में है। इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ द मैन। ठीक, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें क्या मिला ह्यूमनिज्म के सपोर्ट में कि क्या है? अर्थ एज द स्टडी ऑफ होम ऑफ द मैन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन ज्योग्राफी बिकेम पॉपुलर बाय फेवर वाइडल डी लावलेज, ये कार्ल सावर है। उसके बाद है उलरिच एंड हार्ट श्रोन। नोट कर लीजिए क्या कहता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ओ ह्यूमनिज्म अप्रोच। However, the term humanistic geography was used for first time by Euphues Wan, human geography के father, in 1976. Humanistic geography embraces human awareness, human agency and human conscience and human creativity. कुल मिला के ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है और पॉजिटिविज्म का विरोध करता है और उसके केवल प्रैक्टिकल्स का विरोध करता है, क्योंकि ह्यूमनिज्म क्या है? पूरी थ्योरी ही तो है। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या है? पूरी थ्योरी ही तो है। जैसे हम माइग्रेशन के लॉज पढ़ते हैं, ग्रेविटी मॉडल, न्यूक्लियाई मॉडल, दुनिया भर के, तो सब चीजें क्या है? थ्योरी ही तो है और प्रूवन थ्योरी भी है वो। इट इज सब्जेक्टिव अप्रोच विच एम्स टू वर्स्टन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन हिज इन्वायरमेंट, यानी आदमी और पर्यावरण के बीच में संबंध के अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इज एन अप्रोच विद इन ज्योग्राफी व्हिच एडवोकेट्स दैट टू अंडरस्टैंड द सरफेस पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट इज नेसेसरी टू हैव नो नॉलेज द स्ट्रक्चर अंडरलाइंग देम व्हिच शेप ह्यूमन एक्शंस। देखिए, कुल मिला के बात इतनी सी है स्ट्रक्चरलिज्म की कि आदमी का व्यवहार यानी मनुष्य का व्यवहार पर्यावरण के स्वरूप को लेके किस प्रकार का है। जैसे बहुत सारे क्या हैं? क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट हैं या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं।
क्या है वो, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जैसा ग्रेटा थनबर्ग जिसको नोबेल पुरस्कार मिला सबसे कम उम्र में, तो क्या है क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट है। वो क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं क्या बोलते हैं, क्लाइमेट को बचाने के लिए जन अवेयरनेस फैला रही हैं। तो बस उसी की बात कर रहा है कि किसी भी मनुष्य का अपने इन्वायरमेंट को लेके कैसा बिहेवियर है और कैसा क्या बोलते हैं वो उसको व्यक्त करता है, कैसा उसका उपयोग करता है और उसके व्यवहार से अपने किस प्रकार के क्लाइमेट को नुकसान या फायदा पहुंचा रहा है, इस बारे में बात करता है। और स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन जो होता है वो जॉन फर्डिनांडे थे, फर्डिनांडे डी सावर थे, उन्हीं से ये सॉसर उन्हीं ने ये बताया था। किसके बारे में, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। इसमें क्या था, और ज्ञान के विकास के प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएं और प्रणालियां होती हैं और ज्ञान स्वयं संरचनाओं से बना होता है। यानी कि जो भी क्या बोलते हैं नॉलेज है स्ट्रक्चरलिज्म इन ज्योग्राफी में, यानी जो भी ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है वो एक स्टेप बाय स्टेप है, ना कि अपने मन से अंदर से है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म डज नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल मोटिव। देखिए यहीं पर जब इंडिविजुअल आ गया, मोटिव को फॉलो नहीं करता है, यानी कि आइडियोग्राफिक के उलट है, यानी कि नोमेथेटिक के उलट है, यूनिवर्सली बात करता है। समझ रहे हैं किसके बारे में बात, आइडियोग्राफिक उलट है, नोमेथेटिकली का समर्थन करता है, ओन का समर्थन नहीं करता है। यानी कैसा अप्रोच हुआ, इंडक्टिव की डिडक्टिव अप्रोच हुआ, बताइए जल्दी से। बिल्कुल डिडक्टिव अप्रोच हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म कैसा अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच है। उसके बाद आता है फेमिनिज्म इन ज्योग्राफी। ये मोस्टली टॉक्स अबाउट फीमेल ज्योग्राफर्स, क्योंकि जितने भी हमने ज्योग्राफिकल थॉट पे देखे, कोई भी हमें ज्योग्राफर ऐसा नहीं मिला जो कैसा रहा हो, फीमेल ज्योग्राफर कोई रही हो। ठीक, तो हमें ऐसी कोई नहीं मिली। फेमिनिज्म इज अ सेट ऑफ पॉलिटिशियन एंड सोशल फिलोसफीज एंड एम्फसाइज रोल ऑफ जेंडर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि समाज में उस समय की भ्रांतियां जो थी कि लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, इन सब के बारे में बात की और इन सब के बारे में बताया उन्होंने। उसका फेमिनिस्ट ज्योग्राफर फियर डील विद डिफरेंसेस इन एक्सपीरियंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विथ क्राइम, वायलेंस एंड फियर ऑफ क्राइम्स। बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी के जो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, कि जो हम पढ़ते हैं ना सेक्स रेशियो में हम यही पढ़ते हैं ना कि प्रति 1000 लड़के पर एक कितनी लड़कियां हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वही है फेमिनिज्म ज्योग्राफी की जो अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, फेमिनिस्ट के बारे में, लड़कियों के बारे में। पहले ऐसा क्यों नहीं था, जो ह्यूमन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा जाता था, ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जाता था इनको, उसके बारे में डेवलप्ड हुआ। इसके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मेन थे फर्डिनांड, क्या ये तो फर्डिनांड स्ट्रक्चरलिज्म के थे, एक जॉन फ्रीडमैन थे, जॉन फ्रीडमैन जिन्होंने क्या बोलते हैं फेमिनिज्म को ज्योग्राफी में प्रतिपादित किया। उसके बाद देखते हैं पैराडाइम शिफ्ट, इसे दिया था कूहेन ने। कूहेन एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। दिया किसने, कूहेन ने। नोट कर लीजिए, पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कूहेन ने। पैराडाइम शिफ्ट है क्या, किसी भी समय भौगोलिक विचार, प्रचलित दार्शनिक दृष्टिकोण और प्रमुख पद्धतिगत दृष्टिकोण के बीच बातचीत का प्रकटीकरण है। कुल मिलाके बात यह है कि नॉर्मल किसी पीपल और एक ज्योग्राफर के बीच जो बात होती है ज्योग्राफी के किसी स्थान विशेष के बारे में, तो ज्योग्राफर जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसफिकल अप्रोच से या प्रैक्टिकल अप्रोच से या सब्जेक्टिव अप्रोच से जब किसी बात को प्रैक्टिकल बताता है, तो उन दोनों के बातचीत के विषय में है कि वो कौन कौन से तथ्य को बता रहा है ज्योग्राफी को लेके, उसी के बारे में पैराडाइम शिफ्ट है। कूहेन का पैराडाइम शिफ्ट क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट इज एडवोकेटेड बाय अमेरिकन फिजिस्ट एंड फिलोसफर थॉमस कूहेन। ज्योग्राफर नहीं, फिजिस्ट थे और फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। इन हिज बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन इन 1962, पैराडाइम शिफ्ट refers to fundamental change in the basic concept and experimental practice of scientific discipline। यानी कि जो पुराने क्या बोलते हैं भ्रांतियां थी, पुरानी थ्योरीज थी जो पहले से चली आ रही थी, उनमें जो बदलाव हुए, उनके बारे में जब आने वाले समय में जो बदलाव हुए उनके बारे में जो बात करता है कि पहले ये थ्योरी ऐसी थी, बाद में अपडेट होकर ऐसी हो गई, या ये बिल्कुल खंडन कर दिया गया, हटा दी गई, उसके बारे में पैराडाइम शिफ्ट बात करता है। चलिए आते हैं जियोग्राफिकल पैराडाइम शिफ्ट पर जो दिया गया है कूहेन के द्वारा। कूहेन ने क्या बताया,
कुहेन ने पैराडाइम शिफ्ट के बारे में ये बताया। दरअसल पैराडाइम शिफ्ट एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में पैराडाइम शिफ्ट ये है कि जब कोई किसी भी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का या किसी भी, मान लीजिए ज्योग्राफी का ही जब विकास हो रहा था स्टार्टिंग में, कोई एक थ्योरी दी गई तो उस थ्योरी की जगह किसी दूसरी थ्योरी ने ले ली तो वही पैराडाइम शिफ्ट कहलाया। तो ये जैसे कि क्वांटिटेटिव का स्थान क्वालिटेटिव ने ले लिया, आइडियोग्राफिक का नोमेंथेटिक ने, फिजिकल का ह्यूमन ने, तो सब एक साथ अपग्रेड होता चला गया। कोई भी सब्जेक्ट अपग्रेड होके चला जाए तो क्या कहलाएगा, वो किस में आएगा, पैराडाइम शिफ्ट में आएगा। इस टर्म को दिया था एक ज्योग्राफर थे, क्या बोलते हैं, कुहेन, तो उन्होंने इस टर्म को समझाया था। तो जो जियोग्राफिकल पैराडाइम शिफ्ट है, जियोग्राफी में हैज पास्ड मेनी डिस्क्रिप्टिव, Geography has passed from many descriptive and teleologically phase and the quantitative radical। देखिए ज्योग्राफी में जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव आया, यानी कि पहले थ्योरी से फिर प्रैक्टिकल भी बाद में ऐड होते चले गए। तो वही है पैराडाइम शिफ्ट किसका, ज्योग्राफी का। जैसे पॉजिटिविज्म एडवोकेट्स यूजेज ऑफ जो पॉजिटिविज्म है ज्योग्राफी में, पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहता है, उसके अनुसार वो साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करता है। नॉलेज क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, साइंटिफिक एंड प्रूव होनी चाहिए। उसके बाद वो क्या करता है, पॉजिटिव क्या कहता है, नॉलेज क्या है, एक लिमिटेड है, लेकिन जो उनके फैक्ट है, जो उनका रिलेशन है, वो क्या है, काफी ज्यादा वास्ट है। उसके बाद फिर क्या करता है, जनरल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात करता है। उसके बाद क्या करता है, एम्पिरिसिज्म क्या है, ये भी पॉजिटिविज्म का एक दूसरा रूप है। एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट एंड कैटेगरीज, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आप सबसे फिर अगली क्लास में, और तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। आपको अगली क्लास में लेके आएंगे हम जियोग्राफिकल थॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और एकदम आपके एग्जाम में पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाए। तैयारी जारी रखिए, ज्योग्राफी का पेपर आसान नहीं होने वाला है। पिछले 2 सालों में दोनों बार सीयूटी में मेरिट में टॉपर भी कोई भी 250 नंबर के ऊपर नहीं गया, तो यही समझ लीजिए पेपर हार्ड कितना होता है। हिंदी में पहली बार सीयूटी एग्जाम हुआ था 299 नंबर टॉपर का था, इंग्लिश में 298 था, कितने में सिर्फ 300 की बात हो रही है। और ज्योग्राफी में जब पहली बार एग्जाम हुआ था सीयूटी का 210 नंबर, दूसरी बार एग्जाम हुआ कितना गया 230 नंबर। तो बस यही समझ लीजिए टॉपर रहते हैं ऑल इंडिया में इतने पे ज्योग्राफी में। तो इसको देखते हुए चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। हम ले आएंगे 10 तारीख को एक मैराथन क्लास, किसकी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए धन्यवाद फिर।